हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 की इस सामाजिक विज्ञान की क्लास में आप लोगों का मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कक्षा 10 की सोशल साइंस का प्रश्नोत्तर रूप में अध्ययन कराना शुरू किया है। और पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को भूगोल के चैप्टर 1 का जो है प्रश्नोत्तर रूप में अध्ययन कराया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो पिछली क्लास है वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और आप लोग आज जो है दूसरी क्लास में फिर से प्रेजेंट हुए हैं। और इस दूसरी क्लास में भी मैं आप लोगों को पहले वाली क्लास की तरह ही दूसरे पार्ट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको जो है आंसर फॉर्म में सॉल्व कराऊंगा। और जिससे आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए, देखा जाए। जैसा कि देखिए आपकी किताब में जो आपका दूसरा चैप्टर है उसका नाम क्या है, वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो इसमें हमको वन और वन्य जीवों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। हाँ देखिए, हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 10। तो इसको मैं आप लोगों को देखिए प्रश्नोत्तर रूप में करा रहा हूँ। और सबसे पहले मैंने आपके एनसीईआरटी की बुक को भूगोल के प्रश्नों से कराना शुरू किया है। तो भूगोल का जो देखिए पहला जो चैप्टर था हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, वो विकास से संबंधित था, संसाधन और विकास। और दूसरा जो चैप्टर है वो वन और वन्यजीव संसाधन से संबंधित है, यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर में आपको वनों से और वन्य जीव संसाधन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना है। जिसमें सबसे पहले देखिए जो आपका प्रश्न पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर टाइप में। देखिए पिछले क्लास में जैसे हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्नों को किया था, इस क्लास में भी उसी तरीके से करेंगे। जैसे देखिए पहला प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि वन क्या है, यानी वन किसे कहते हैं, वन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए वन क्या होते हैं कि वन वे स्थल हैं जहां पर पेड़, झाड़ियां और अन्य वनस्पतियां जो है बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो पर्यावरण को संतुलित रखने, वर्षा कराने और वन्य जीवों का निवास स्थान प्रदान करने में सहायक होते हैं। यानी हमारे पृथ्वी पर मौजूद ऐसे स्थान जहां पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियां और वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये एक प्रकार के देखिए प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने, वर्षा कराने और विभिन्न जीव जंतुओं के निवास स्थान के रूप में होते हैं। तो इसीलिए इनको हम वन के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद फिर देखिए दूसरा प्रश्न क्या होता है कि वन्य जीव संसाधन से क्या अभिप्राय है। अभिप्राय था कि यहाँ पे वन क्या है और वन्य जीव संसाधन क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो वन्य जीव संसाधन से ऐसे देखिए क्या है, उन पशुओं, पक्षियों, कीटों और सूक्ष्म जीवों से है जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं और पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। यानी वन्य जीव संसाधन का मतलब कि ऐसे जीवधारी या ऐसे जीव जंतु जो वनों में रहते हैं और ये क्या है कि प्राकृतिक रूप से उस क्षेत्र के क्या है, महत्वपूर्ण तत्व हैं, महत्वपूर्ण जो है निवासी हैं, सूक्ष्म जीव हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, उस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा या वन्य जीव संसाधन। ठीक, दूसरा अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत में वनों की स्थिति क्या है। यानी भारत में किस तरीके से वन पाए जाते हैं, उनका वर्तमान जो सिचुएशन है वो किस तरीके से है। तो देखिए भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन है, 24.56% भाग पर। और यह क्षेत्र जो है राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित 33% लक्ष्य से अभी भी कम है। यानी अपने देश में जो राष्ट्रीय वन नीति निर्धारित की गई थी उसमें कहा गया था कि अपने देश के संपूर्ण भूभाग का 33% वन होना चाहिए, लेकिन ये जो है अभी पूरा नहीं है। 33% में केवल देखिए 24.56% भाग पर ही वन है। इसका मतलब क्या है कि अपने देश में अभी भी और वनों को जो है विकसित करने की जरूरत है और भी पेड़ पौधे लगाने की जरूरत है। इसलिए देखिए सरकारें हर समय अभियान चलाती रहती हैं कि वृक्ष लगाइए, वृक्ष लगाइए, पेड़ पौधों को लगाइए। तो ये देखिए स्थिति है। इसके अलावा देखिए अगला प्रश्न क्या हो सकता है कि भारत में वनों के प्रकार कौन कौन से, यानी भारत में किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला देखिए क्या होता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी ऐसा वन जो अपने देश में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये वन देखिए पूरे वर्ष भर सदाबहार रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा वन देखिए होता है ज्यादा जो अपने देश में पाया जाता है वो पर्णपाती वन होता है। पर्णपाती वन का मतलब होता है कि ऐसे वन जिनकी पत्तियां जो है शरद ऋतु के बाद में यानी बसंत ऋतु के दौरान झड़ जाती हैं, फिर से इनमें नई पत्तियां आती हैं। तो इस प्रकार के वनों को पर्णपाती वन कहा जाता है। और तीसरे प्रकार के वन जो होते हैं शुष्क और पर्वतीय वन, यानी ये ऐसे शुष्क क्षेत्रों में जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में
और जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इसके लिए इनको शुष्क पर्वतीय वन कहा जाता है। तो 3 प्रकार के प्रमुख वन जो है अपने देश में पाए जाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वनों की ह्रास यानी वनों की कमी के क्या कारण है, वन किस वजह से कम होते जा रहे हैं। तो पहला काम क्या है, पहला कारण क्या है कि कृषि के लिए भूमि का विस्तार, यानी लोग अपने कृषि कार्य के लिए भूमि को विस्तारित करते चले जा रहे हैं, जिसके वजह से क्या किया जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। और खास करके देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में है, वहां पर देखिए एक कृषि की जाती है जिसका नाम है झूम कृषि। तो झूम कृषि की वजह से भी क्या हो रहा है, पेड़ों को बहुत ज्यादा मात्रा में काटा जा रहा है। इसको देखिए झूम कृषि को कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधों को काटा जाता है और फिर उस भूमि पर कृषि की जाती है। फिर कुछ समय के बाद उस भूमि को छोड़कर फिर दूसरे जगह पर कृषि करने के लिए इस प्रकार से पेड़ पौधों को काटा जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक वनों के ह्रास का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा क्या है, देखिए शहरीकरण और औद्योगिकरण। देखिए तीव्र रूप से शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। सड़कों को देखिए चौड़ा किया जाता है तो पेड़ पौधों को काटा जाता है, उद्योग धंधों को स्थापित किया जाता है तो पेड़ पौधों को काटा जाता है। तो इन सब वजहों से देखिए वनों का ह्रास हो रहा है, वनों की कमी हो रही है। उसके अलावा देखिए खनन और जल परियोजनाओं की वजह से विभिन्न प्रकार की देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उनको बनाने से, उनका निर्माण करने की वजह से भी पेड़ पौधों को काटा जाता है। विभिन्न प्रकार के खनन के कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के खनिजों का जब खनन किया जाता है किसी क्षेत्र में, तो वहां पर भी पेड़ पौधों को काटा जाता है। इसके अलावा देखिए लकड़ी और ईंधन के लिए अत्यधिक कटाई की जा रही है। बहुत से क्षेत्रों में जो लोग हैं लकड़ी बेचने के लिए या फिर ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, तो जो लकड़ी उद्योग हैं वहाँ उस लकड़ी को सप्लाई करने के लिए पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा काटा जाता है, जिसकी वजह से ह्रास हो रहा है। उसके अलावा देखिए अवैध शिकार और चराई की वजह से भी वनों का ह्रास हो रहा है। कैसे हो रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, तो उनका अवैध रूप से शिकार किया जाता है, उनको जो है वहाँ पर चराया जाता है पशु पक्षियों के द्वारा। तो उससे क्या होता है कि वनों का ह्रास होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 क्या है, यह संरक्षण अधिनियम किस लिए बनाया गया था। तो देखिए यह अधिनियम भारत सरकार के द्वारा वनों के संरक्षण और अनाधिकृत कटाई को रोकने के लिए लागू किया गया। बच्चों को वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए और वनों को जो है बिना परमिशन के, बिना अनुमति के काटने से रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए है बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व देखिए क्या होता है, जैव आरक्षित क्षेत्र जिसको कहा जाता है। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहां जीव जंतुओं, पौधों और मानवों के सह अस्तित्व को सुनिश्चित किया जाता है। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है अपने देश में जो क्या करता है कि जीव जंतुओं को, पौधों को और मानव के सह अस्तित्व को वहां पर समाहित करता है। तो इसलिए यह क्षेत्र जो है बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के 2 प्रमुख उपाय बताइए। यानी वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, उसके लिए 2 तरीके बताना है। पहला तरीका क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना करना, यानी राष्ट्रीय उद्यानों को और वन्य जीव अभ्यारण्यों को वहां पर बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा, वनों का संरक्षण होगा। दूसरा क्या है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो है पालन करना, यानी सरकार के द्वारा जो है संरक्षण अधिनियम बनाया गया उसको बेहतर तरीके से सख्ती के साथ पालन कराया जाए, जिससे क्या होगा कि भारत में वन्य जीवों का संरक्षण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। तो प्रोजेक्ट टाइगर देखिए क्या है कि अपने देश में 1973 ईस्वी में सरकार के द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य क्या है कि अपने देश में बाघों की घटती संख्या को क्या करना है, रोकना है, उनको वृद्धि करना है और उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना है। यानी उनकी संख्या को घटने से रोकना है, उनकी संख्या को बढ़ाना है और वो लोग जहाँ पे रहते हैं उनका जो प्राकृतिक आवास है उसको संरक्षित करना है, उसको नष्ट होने से बचाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जाता है संयुक्त वन प्रबंधन यानी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसको शॉर्टकट में JFM कहा जाता है, क्या है। तो देखिए यह एक प्रकार का कार्यक्रम है जिसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी से वनों की सुरक्षा और पुनर्स्थापन किया जाता है। यह 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत शुरू किया गया था। यानी देखिए वनों को कटने से बचाने के लिए, वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए वहाँ के जो स्थानीय समुदाय होते हैं उनको उससे जोड़ना, उससे जुड़े रहने की वजह से क्या होगा कि वनों की कटाई नहीं होगी, वनों का जो है ह्रास नहीं होगा, क्योंकि वो लोग उसकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। इसी तरीके से देखिए अपने देश में जो है कई
आंदोलन चलाए गए हैं। जैसे देखिए, जो गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जब नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा था सरदार सरोवर परियोजना के तहत, उसके लिए भी देखिए बहुत सारे विरोध किए गए हैं। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया है वनों की कटाई को रोकने के लिए। तो इस तरीके से संयुक्त वन प्रबंधन जो है बहुत जरूरी है वनों की सुरक्षा करने के लिए। अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि वनों और वन्य जीवों के महत्व को समझाइए, यानी वनों का और वन्य जीवों का क्या महत्व है ये बताना है। तो वन और वन्य जीव देखिए हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं, वर्षा को प्रभावित करते हैं और जल का संतुलन बनाए रखते हैं। विभिन्न प्रकार के औषधि पौधों और वन उत्पाद ये प्रदान करते हैं। वन्य जीव पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सहायता करते हैं। इस प्रकार देखिए ये हमारे जीवन और पर्यावरण दोनों के लिए अनिवार्य है। तो इस तरीके से इनके महत्व को लिख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में वनों और वन्य जीवों की घटती संख्या के कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी भारत में वनों और उसमें रहने वाले जो वन्य जीव हैं उनकी संख्या किस वजह से घट रही है। तो वनों और वन्य जीवों के घटने की संख्या के जो कारण है वो देखिए क्या है। पहला है कृषि का विस्तार, यानी बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिक भूमि की आवश्यकता होती जा रही है। दूसरा है देखिए औद्योगिकरण और नगरीकरण, यानी पेड़ों की कटाई से वनों में कमी आ रही है। फिर उसके बाद देखिए खनन और बांध परियोजनाएं हैं जो बड़े क्षेत्रों में वनों के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा देखिए अवैध शिकार है, वन्य जीवों की प्रजातियां जो है विलुप्त होने के कगार पर है। इसका कारण क्या है कि जो इनका अवैध शिकार किया जाता है और लोग इनको शिकार करके जो है मार के इनको बेचते हैं, इससे पैसे कमाते हैं। इसके अलावा देखिए वनाग्नि है, यानी वनों में प्राकृतिक और मानविक कारणों से जो आग लग जाती है इससे बहुत से पेड़ पौधों का नाश हो जाता है। तो ये सब जो है इसके कारण है। इसके बाद फिर देखिए भारत सरकार के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। इस तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको आप कैसे लिखेंगे, भारत सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, जिसमें देखिए पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये क्या करता है कि अवैध शिकार पर रोक लगाता है। दूसरा है देखिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया, ये बाघों की रक्षा के लिए लाया गया। इसके बाद देखिए अपने देश में बहुत से राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य बनाए गए हैं, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देखिए भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जो अंग्रेजों के काल में बनाया गया था। इसके अलावा देखिए विभिन्न प्रकार के बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करना जो जैव विविधता की रक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद संयुक्त वन प्रबंधन यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देना, जिससे क्या होगा कि जनता की भागीदारी से वन संरक्षण करना आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से वनों के संरक्षण के लिए उपाय किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए भारत में वनों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अभी हम लोगों ने देखा था कि भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं। अब इनको देखिए उल्लेख करना है, यानी इनके लक्षण भी आपको बताना है। जैसे देखिए जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये वन कैसे होते हैं, ये काफ़ी सघन होते हैं और ऊंचे होते हैं, जैसे रोजवुड और महोगनी। ये कहाँ पाए जाते हैं, अपने देश के तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है उस क्षेत्र में। इसके बाद फिर देखिए पर्णपाती वन होते हैं, ये देखिए मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये पौधे देखिए सूखे मौसम में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, फिर इनमें नई पत्तियाँ आनी शुरू होती हैं। इसके बाद फिर देखिए शुष्क वन है, ये वन देखिए 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में देखिए झाड़ीदार वनस्पतियां, बबूल, कीकर इत्यादि आते हैं। इसके अलावा देखिए पर्वतीय वन होते हैं जो ऊंचाई के अनुसार वनस्पति में परिवर्तन के अनुसार देखे जाते हैं। फिर अगला वन देखिए दलदली वन होते हैं, ये वन देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। और इस प्रकार के वनों में देखिए सुंदर वन में पाए जाने वाला जो सुंदरी वृक्ष है वो काफी प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से आप इनको 5 प्रकारों में बांटकर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो आपका ये प्रश्न का जो उत्तर है बेहतर हो जाएगा। देखिए अब अगला प्रश्न है, देखिए संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम का महत्व बताइए। यानी संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्या है ये हम लोगों ने देखा अभी, अब इसका महत्व देखना। तो देखिए संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि सबसे पहले स्थानीय समुदायों की भागीदारी से वनों की रक्षा करना। दूसरा क्या है कि वन उत्पादों से ग्रामीणों को आर्थिक लाभ देना, यानी उन वनों की रक्षा करेंगे वो लोग और फिर उन वनों से, उन पेड़ पौधों से जो वन उत्पाद मिलेंगे, जो प्रोडक्ट मिलेंगे, जो फल मिलेंगे, जो भी चीजें मिलेंगी, उससे क्या करना है कि वहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। तीसरा क्या है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना। जब पेड़ पौधे नहीं कटेंगे, वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं का नाश नहीं होगा, तो पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। इसके अलावा देखिए
वनों के पुनरुद्धार में ग्रामीणों की भूमिका को सुनिश्चित करना। तो ये सारी चीजें हैं इस कार्यक्रम के महत्व में। इससे न केवल वनों का संरक्षण होता है बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास भी होता है। इसके बाद फिर देखिए एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि IUCN के द्वारा पौधों और प्राणियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया। यानी IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से संबंधित संस्था है जो क्या करती है कि पूरे धरती पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं उनको कई वर्गों में बांटती है। और ये वर्ग बताए जाते हैं उनके कई आधार पर, कि उनके नष्ट होने के आधार पर, उनके विलुप्त होने के आधार पर, या उनके संकटग्रस्त स्थिति के आधार पर। तो कई भागों में बांटा गया। तो उसी तरीके से देखिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है पौधे और प्राणियां जो है इनकी कैटेगरी में शामिल है। तो देखिए IUCN क्या है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका इतना बड़ा फुल फॉर्म है। तो ये देखिए ये प्रकृति संरक्षण संघ एक विश्व स्तर की संस्था है जो जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियों की संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन करती है। IUCN ने विश्व की प्रजातियों को देखिए उनके खतरे के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा है जिन्हें रेड डाटा बुक में प्रकाशित किया है। इसके द्वारा एक आंकड़ा निकाला जाता है जिसको रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, और उसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को उनके खतरे के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया है। तो देखिए IUCN की जो प्रमुख श्रेणियां हैं वो क्या क्या हैं। तो IUCN ने विभिन्न प्रकार की श्रेणियां, कैटेगरी बनाई है, जिसमें सबसे पहला होता है नॉर्मल स्पीसीज या सामान्य प्रजातियां। इसमें ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में होती है और जिनके विलुप्त होने का भी कोई खतरा नहीं होता। जैसे देखिए ये प्रजातियां जो पर्याप्त संख्या में पाई जाती हैं और इनके अस्तित्व को अभी कोई खतरा नहीं है, जैसे गाय, कौवा, नीलगाय, आम का पेड़, साल, चीड़ इत्यादि, ये सब क्या है, सामान्य प्रजातियां हैं। उसके बाद फिर देखिए इसकी जो दूसरी कैटेगरी है उसको संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं, इंग्लिश में इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। ये प्रजातियां देखिए जिनकी संख्या तेजी से घट रही है, यानी इनकी संख्या अभी पर्याप्त है लेकिन क्या है कि घट रही है बहुत तेजी से। अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो शीघ्र ही विलुप्त हो सकते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, बाघ, सिंह, काला हिरन, मगरमच्छ, गैंडा, पूंछ वाला बंदर, जंगली गधा इत्यादि। ये क्या है, इनकी संख्या तेजी से घट रही है। इसके बाद देखिए इसकी तीसरी कैटेगरी क्या है, सुभेद्य प्रजातियां का, यानी ये प्रजातियां अभी देखिए संकटग्रस्त नहीं है, परंतु यदि प्रतिकूल परिस्थितियां बनी रही तो ये निकट भविष्य में संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाती। इसमें देखिए क्या क्या आते हैं, हिम तेंदुआ, लाल पांडा, कछुए की कुछ प्रजातियां, चीतल, नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि, ये सब किसमें आती हैं, सुभेद प्रजातियों में। उसके बाद फिर देखिए इसकी अगली जो कैटेगरी है दुर्लभ प्रजातियां की है। इसमें वे प्रजातियां जिनकी संख्या बहुत कम है परंतु उनका तत्काल विलुप्त होना अपेक्षित नहीं है, जैसे हिमालयी भूरे बालू, गंगा नरवाल, मृग, वन्य ऊंट इत्यादि। इसके बाद देखिए इसका अगला जो कैटेगरी है वो स्थानिक प्रजातियों का है, यानी वे प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र या देश में ही पाई जाती हैं और संसार के किसी अन्य भाग में नहीं पाई जाती। स्थानिक का मतलब होता है कि जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां, और वो प्रजातियां उसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, दूसरे क्षेत्र में नहीं। जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला कंगारू, अपने देश में देखिए गुजरात में पाए जाने वाला जो एशियाई शेर, ये सब क्या है, ये भारत में ही पाए जाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। इस तरीके से जैसे देखिए नीलगिरी ताहर, एशियाई सिंह, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, मालाबार का ग्रीन पिजन, अरुणाचल के मिथुन और अंडमान का मैंग्रोव विच, ये सब क्या होते हैं कि इसी स्थान पर पाए जाते हैं, दूसरी जगह नहीं पाए जाते। इसके बाद देखिए अगली जो कैटेगरी है उल्लुप्त प्रजातियों की है, यानी वे प्रजातियां जो अब पृथ्वी पर कभी नहीं पाई जाती। इनका उदाहरण जैसे देखिए भारतीय चीता जो 1952 ईस्वी में भारत से विलुप्त घोषित हो चुका है। इसके अलावा देखिए गुलाबी सिर वाली बत्तख, डोडो पक्षी जो विश्व से लुप्त हो गए हैं। तो इस तरीके से इसकी देखिए कैटेगरी बनाई गई है, 6 कैटेगरी। अब देखिए एक क्वेश्चन और है कि जैव विविधता का क्या अर्थ है, भारत में जैव विविधता की स्थिति क्या है और इसके ह्रास के क्या कारण है। तो जैव विविधता का पहले अर्थ क्या होगा कि जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो जीवित प्राणियां हैं उनकी समग्र विविधता, जिसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव की प्रजातियां, उनके जीन और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता शामिल होती है। यानी इसको अगर दूसरे तरीके से कहा जाए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का जो समूह होता है, जो उनकी संख्या होती है, उसी को क्या कहा जाता है, जैव विविधता। यानी विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं किसी एक क्षेत्र में, तो वो क्या कहलाते हैं, वहां की जैव विविधता। भारत में जैव विविधता की स्थिति देखिए क्या है, भारत विश्व का सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला देश है। और भारत के देखिए भारत जो है विश्व के 17 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। यहाँ समस्त विश्व की 8% लगभग 16 लाख प्रजातियां
पाई जाती हैं, जिसमें से देखिए 45,000 से अधिक जो है पौधों की प्रजातियां हैं। इसके अलावा देखिए 91,000 से अधिक पशु प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत के मुख्य जैव विविधता हॉटस्पॉट में देखिए पश्चिमी घाट है, पूर्वोत्तर भारत है और हिमालय क्षेत्र, यानी यहाँ इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैव विविधता के देखिए ह्रास के कारण क्या है? तो जैव विविधता का पहला ह्रास का कारण है वनों की कटाई और जीव जंतुओं के आवास का विनाश। दूसरा कारण क्या है? प्रदूषण, जिसमें वायु, जल और भूमि प्रदूषण। तीसरा क्या है कि अत्यधिक रूप से दोहन, यानी वन जीव संसाधनों का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग। अगला कारण क्या है कि विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, यानी इन क्षेत्रों में कुछ विदेशी प्रजातियों का, फॉरेन जो स्पेसीज हैं उनका आ जाने की वजह से क्या हो रहा है? इनका ह्रास हो रहा है। इसके अलावा देखिए बहुत तेजी से जलवायु परिवर्तन और वैश्विक उष्मीकरण, यानी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी जैव विविधता में ह्रास हो रहा है। इसके अलावा देखिए जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण भी जो है जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो इस तरीके से जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारणों के बारे में देख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है? भारत के वन विभाग तथा सरकार के प्रबंधन के आधार पर वनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? यानी भारत के वन विभाग तथा सरकार के आधार पर वनों को किस भागों में बांटा गया है? तो भारत में देखिए वनों का वर्गीकरण उनके प्रबंधन और स्वामित्व के आधार पर किया गया है। भारत के वन विभाग तथा सरकार ने वनों को मुख्यतः देखिए 3 वर्गों में बांटा है। पहला देखिए वर्ग क्या है? ये आरक्षित वन कहा जाता है, यानी रिजर्व फॉरेस्ट। ये वन कैसे होते हैं कि ये वन जिन्हें सरकार ने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखा हुआ है और जहां पर सामान्य जनता को प्रवेश करने, पशु चराने या लकड़ी काटने आदि की अनुमति नहीं होती, यानी ऐसे क्षेत्र जो पूरी तरह से सरकार के संरक्षण में है, जहां पर मनुष्यों को जाना, चराई करना, लकड़ी काटना ये सब अलाउ नहीं है। तो इसके देखिए प्रमुख बिंदु क्या है कि इन वनों की घोषणा देखिए भारतीय वन अधिनियम 1972 के तहत की जाती है। ये वन सरकार की संपत्ति होते हैं। इनका उद्देश्य देखिए वन संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है। भारत के कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक भाग जो है आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए कहाँ कहाँ के वन आते हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों के जो अधिकांश वन है वो आरक्षित वनों की श्रेणी में आते हैं। दूसरी जो कैटेगरी बनाई गई है देखिए वो संरक्षित वनों की, जिसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है। ऐसे वन जिसमें सरकार का नियंत्रण होता है लेकिन स्थायी जनता को भी कुछ सीमित अधिकार दिए जाते हैं, यानी यहाँ पर सरकार का भी नियंत्रण होता है और जो स्थानीय लोग होते हैं उनको भी कुछ अधिकार दिए जाते हैं। जैसे देखिए ईंधन, पशु चराई इत्यादि के लिए उन लोगों को अलाउ किया जाता है, लेकिन बहुत सीमित मात्रा। देखिए इसका प्रमुख बिंदु क्या है कि ये वन भी सरकार के अधीन होते हैं, यानी पूरी तरह से ये भी सरकार के अधीन ही होते हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों को देखिए वहां पर संसाधनों का आंशिक उपयोग स्थानीय निवासियों के द्वारा किया जाता है। भारत के कुल वन क्षेत्र के देखिए लगभग 30 से 35% भाग जो है संरक्षित वनों का है। इसके बाद फिर देखिए तीसरा जो प्रकार है वो ग्राम्य वन या असंवर्गीकृत वन है, जिनको विलेज या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहा जाता है। ऐसे वन जो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में नहीं होते, इनका प्रबंधन या तो स्थानीय पंचायत, जनजाति समुदाय या निजी स्वामित्व में होता है। यानी ऐसे वन जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, बल्कि किसका होता है कि स्थानीय पंचायतों का, जनजाति समुदायों का या फिर किसी निजी व्यक्ति का होता है। तो ये सब किसमें होते हैं? असंवर्गीकृत वन होते हैं। इनका प्रमुख बिंदु क्या होता है? इनका उपयोग देखिए स्थानीय जनता के द्वारा घरेलू और आजीविका की आवश्यकताओं हेतु किया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि विभिन्न लोगों के विभिन्न प्रकार के अपने खुद के बाग होते हैं, जैसे आम के बगीचे, अमरूद के बगीचे, केले के बाग, इस तरीके से बहुत से लोगों के अपने खुद के होते हैं। तो वो लोग किस लिए इसको करते हैं? अपने घरेलू और आजीविका को चलाने के लिए। इन वनों का संरक्षण और विकास काफी हद तक स्थानीय लोगों पर निर्भर करता है। यानी इन प्रकार के वनों का संरक्षण या उनका बचाव जो है वो जिनका होता है वो खुद ही करते हैं। तो भारत के कुल वन क्षेत्र के लगभग देखिए 15 से 20% भाग पर ये वन होते हैं। इस प्रकार के वन देखिए ज्यादातर पूर्वोत्तर भारत में जैसे मेघालय, नागालैंड में ज्यादा प्रचलित है और वहाँ के लोगों के द्वारा ही इनका रखरखाव किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट छोटे रूप में देखिए मुख्य बिंदु के पॉइंट के रूप में। भारत में कुल वनों का क्षेत्र क्या है? देखिए 24.56%। राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य कितना है? 33% का। इसके अलावा देखिए प्रमुख प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी। प्रमुख अधिनियम कौन कौन से हैं? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980।
महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व अपने देश में कौन कौन से हैं? देखिए नीलगिरी, सुंदरवन, मानस, नंदा देवी। देखिए वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से हैं? तो देखिए गिर है, काजीरंगा है, पेरियार है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो जिम कार्बेट है, कान्हा है, रणथंभौर है। हिमालय यौ देखिए किस काम में आता है? तो हिमालय यौ देखिए चीड़ के जैसा एक सदाबहार वृक्ष है जो औषधि पौधा है और यह कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए दावानल का मतलब क्या होता है? वनों में लगने वाली आग जो है दावानल कहलाती है। इसके बाद फिर देखिए भैरव दो डाकव सेंचुरी कहाँ पर है? तो यह अलवर जिले के लोगों के द्वारा 1200 हेक्टेयर वन भूमि को इस नाम से घोषित करके इसमें शिकार को वर्जित कर दिया गया है। पवित्र पेड़ों के झुरमुट क्या होते हैं? तो वनों को मूल और कौमार्य रूप से बचाने की व्यवस्था को कहा जाता है पवित्र पेड़ों के झुरमुट। इसके बाद देखिए चिपको आंदोलन, तो उत्तराखंड में वृक्षों को काटने से रोकने के लिए चलाए जाने वाला आंदोलन था, जिसमें देखिए सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी इत्यादि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद देखिए बीज बचाओ आंदोलन और नवदानय, तो ये देखिए टिहरी में बिना रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग करके विविध प्रकार के फसलों के उत्पादनों का एक कार्यक्रम था। इसके बाद फिर देखिए झूम कृषि, अभी मैंने आप लोग को शुरुआत में ही बताया कि झूम कृषि देखिए क्या होती है कि इसको कर्तन दहन कृषि के नाम भी जाना जाता है। इसको देखिए काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है। इसमें किसान क्या करते हैं कि खेती के लिए जंगल के एक हिस्सों को साफ करते हैं, पेड़ पौधों को काटकर सुखाते हैं और फिर जला देते हैं। जली हुई वनस्पति की राख मिट्टी में मिलकर उसे अस्थायी रूप से उपजाऊ बनाती है। और भारत में झूम कृषि जो है मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। तो इस तरीके से देखिए आपका ये जो दूसरा चैप्टर था इसका भी अध्ययन आज हम लोगों ने किया और उसी तरीके से बेहतर रूप से प्रश्नोत्तर रूप में, और मैंने इनमें आप लोगों को हर चीज़ों को अपने तरीके से समझाने का भी प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप लोगों को देखिए इन चैप्टर से इतने ही प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करना है, जिससे क्या होगा कि आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से कर लेंगे, आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक, इसके बावजूद भी देखिए आप लोगों को अगर कोई भी प्रकार का समस्या है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस समस्या को, डाउट को दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।